हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीजीएल के लिए है। तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि ये हमारी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिसको आप जरूर परचेज कीजिए। ये करंट अफेयर्स की बुक है, करंट अफेयर्स क्यूएनए की बुक है एंड एनुअल बैंकिंग अवेयरनेस की बुक है। तो आप इसको परचेज कीजिए और परचेज करने के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं RR30, जिससे कि आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है हमारी सीजीएल टायर 1 के लिए, टायर 2 के लिए और टायर 1+2 के लिए। तो आप इनको भी परचेज कीजिए और सेम कोड यूज कर सकते हैं RR30 फॉर गेटिंग द 30% डिस्काउंट। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें और शेयर करें। तो मैं वेट कर रहा हूं आप लोग के जुड़ने का और आप लोग जल्द से जुड़ जाइए सेशन में ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फिक्सेस द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया। ऑप्शन है आपके पास कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द लास्ट ऑप्शन इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हिंदी में ये इस प्रकार है, इनमें से कौन सी संस्था भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तय करती है। तो ऑप्शन है आपके पास भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, दूसरा ऑप्शन है आपके पास भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय एंड द लास्ट ऑप्शन इज भारतीय स्टेट बैंक। तो आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है जैसा कि मैंने आपको अभी पढ़ाया था पिछले क्लास में, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए क्योंकि मैं इसको पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो ये कौन फिक्स करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था तो आपको आना चाहिए बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन, इन डैश इकोनॉमीज ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑप्शन है आपके पास डुअल, सेकंड सोशलिस्ट, थर्ड मिक्स्ड एंड द लास्ट ऑप्शन इज कैपिटलिस्ट। तो डैश अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक और संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, ये टाइप ऑफ इकोनॉमी है जिसमें कि कह रहा है कि कौन से इकोनॉमी में जो कि पूरा रिसोर्स जो होता है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। गवर्नमेंट में सारे रिसोर्सेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होते हैं। तो आप लोग बताइए कि कौन सा इकोनॉमी है जिसमें कि ऐसा होता है। ऑप्शन डुअल, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट। तो उसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो पूरा कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के पास रहता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिशेस द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन है आपके पास नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सेकेंड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, थर्ड ऑप्शन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड द लास्ट ऑप्शन इज इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय, वित्त संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको जरूर देखिएगा कि इसका आंसर क्या होता है। चलिए आप बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होता है वो हर साल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है जिसमें कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी डाटा होते हैं उनको प्रकाशित किया जाता है। क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे में? जो भी डाटा होते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी डाटाज हैं वो इकोनॉमिक सर्वे में रहता है। और इसको कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मुझे कोई बताएगा कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक। तो ऑप्शन है आपके पास यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड द लास्ट ऑप्शन इज पंजाब एंड सिंध बैंक।
तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब सिंध बैंक। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है पंजाब एंड सिंध बैंक, वो एक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, यहां तक बात क्लियर हो गई, पंजाब एंड सिंध बैंक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जॉन माइनार्ड केन्स बेस्ट नोन फॉर हिज इकोनॉमिक थ्योरीज। तो जो ये इंसान है जॉन माइनार्ड केन्स, इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी है इकोनॉमिक्स में। इसकी जो इनकी इकोनॉमिक थ्योरी है उसको केन्सियन इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। जो इनकी थ्योरीज है उनको केन्सियन इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो ये कहां से थे, किस कंट्री से बिलोंग करते थे, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके पास स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। तो ये जॉन माइनार्ड केन्स जो थे, इन्होंने बहुत सारे थ्योरीज दी है। तो इनके थ्योरीज को केन्सियन इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, इंग्लैंड से। कहां से थे? दैट इज ऑप्शन डी, इंग्लैंड से। ठीक है, आगे बढ़े। तो जो ये अगला क्वेश्चन है ये मैंने पढ़ाया है आपको। डेप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर द वियर एंड टियर ऑफ डैश। ऑप्शन आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस, सेकेंड लैंड, थर्ड ऑप्शन फिनिश्ड गुड एंड द लास्ट ऑप्शन इज कैपिटल गुड्स। तो मूल्यह्रास डैश के टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है, कार्य प्रगति पर भूमि, तैयार माल, पूंजीगत सामान। तो मैंने आपको बताया था क्या कि डेप्रिसिएशन जब माइनस कर देते हैं जीडीपी से तो नेशनल एनडीपी आ जाता है, और ऐसा ही करते हैं जीएनपी से तो एनएनपी आ जाता है। तो मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन किसका होता है, जो कि हमारे उद्योगों में जो कैपिटल गुड्स है, मतलब कि जो मशीनरीज लगी हुई हैं, मशीन्स लगी हुई हैं, उनका कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन होता है, उनमें टूट फूट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन डी, कैपिटल गुड्स। ये तो आपको बताना चाहिए क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था इकोनॉमिक टर्म्स वाले सेक्शन में। तो आगे बढ़े। Whom among the following founded the बॉम्बई स्टॉक एक्सचेंज? तो ऑप्शन है आपके पास आशीष कुमार चौहान, रॉय चंद दीपचंद, प्रेमचंद रॉयचंद, विक्रमजीत सेन। निम्नलिखित में से किसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की? आशीष कुमार चौहान, रॉयचंद दीपचंद, प्रेमचंद रायचंद, विक्रमजीत सेन। तो कोई बताएगा मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या है? ठीक है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, प्रेमचंद रॉयचंद। तो प्रेमचंद रॉयचंद जी ने वन ऑफ द फाउंडर्स थे, ठीक है, मतलब फाउंडेड किया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कब? 1875 में। कब? 1875 में इन्होंने किया था एस्टैब्लिश इसको। और क्या है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। समझ में आ गया आपको कि 1875 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। किसने? प्रेमचंद रॉयचंद ने। और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो आगे बढ़ते हैं। द SDG इंडिया इंडेक्स इज डेवलप्ड बाई, द SDG इंडिया इंडेक्स इज डेवलप्ड बाई डैश। ऑप्शन आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वर्ल्ड बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड द लास्ट ऑप्शन इज नीति आयोग। तो SDG इंडिया इंडेक्स डैश द्वारा विकसित किया गया है, गृह मंत्रालय, विश्व बैंक, पर्यावरण वन एंड जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एंड द लास्ट ऑप्शन इज नीति आयोग। तो कोई बताएगा कि SDG इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स बनाया है। ठीक है, तो आगे बढ़े। SDG का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG का फुल फॉर्म है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
इन्फ्लेशन वाला क्वेश्चन है, इफ द इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी इज राइजिंग स्टीडली द सेंट्रल बैंक माइट, ऑप्शन ए कीप द रेपो रेट अनचेंज्ड, ऑप्शन बी इंक्रीज द रेपो रेट, ऑप्शन बी डिक्रीज द रेपो रेट, सी ऑप्शन इंक्रीज द रेपो रेट एंड द लास्ट ऑप्शन इज डिक्रीज द रिवर्स रेपो रेट। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है तो सेंट्रल बैंक डैश कर सकता है, रेपो रेट को अपवर्ड चेंज नहीं कर सकता, रेपो रेट में कमी ला सकता है, रेपो रेट बढ़ा सकता है, रेपो रेट घटा सकता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कोई बताएगा मुझे? कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जैसे कि अभी कंडीशन है इंडिया की कि क्या इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, इंडिया में इन्फ्लेशन अभी बढ़ रहा है, तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने मीटिंग बुलाई, ठीक है, वैसे ही मतलब मीटिंग बुलाते रहते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करने के लिए। तो आरबीआई ने मीटिंग बुलाई, कई बार बुलाते रहते हैं हमेशा, और उन्होंने क्या किया कि रेपो रेट को इंक्रीज किया, रेपो रेट को इंक्रीज किया, ठीक है, क्यों? ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, ताकि इन्फ्लेशन को नीचे लाया जा सके। तो रेपो रेट को जब इंक्रीज करते हैं तो इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेपो रेट को आरबीआई बढ़ाती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी, इंक्रीज द रेपो रेट। तो आगे बढ़े, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड? तो नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है आपके पास 1978, 1979, 1981 एंड 1982। तो नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कोई बताएगा मुझे? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी 1982। क्या है इसका करेक्ट आंसर? 1982, ठीक है। तो नाबार्ड क्या है? नाबार्ड का मेन मतलब मकसद क्या है? तो ये मेन मकसद क्या है इसको कि एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करना। क्या करना? एग्रीकल्चर मतलब खेती और इनसे संबंधित जो भी चीजें हैं उनके लिए क्रेडिट, उनके लिए लोन प्रोवाइड करना। लेकिन वो लोन खुद नहीं प्रोवाइड करता है बल्कि कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स जो आरआरबीज होते हैं उनके थ्रू ये एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन प्रोवाइड कराता है, मतलब क्रेडिट प्रोवाइड कराता है। जैसे किसान को लोन चाहिए, बीज लेना है, मशीनरी लेनी है, कोई किसी को ट्रैक्टर लेना है, तो नाबार्ड क्या करेगा कि वो लोन दे, वो पैसा देगा इन बैंकों को और इन बैंकों के थ्रू किसानों तक पैसा पहुंचेगा। यहां तक क्लियर हो गए? नाबार्ड का कोई फुल फॉर्म बताएगा मुझे? नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, देखिए नाम ही में एग्रीकल्चर है, एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इसका नाम ही में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1982 में। और नाबार्ड क्या कराता है? एग्रीकल्चर और इनसे रिलेटेड जो भी संबंधित क्षेत्र हैं उनमें लोन या क्रेडिट पहुंचाने का काम करवाता है बैंक्स के थ्रू। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज टी स्टैंड्स फॉर इन एटीएम? तो टी का अर्थ क्या है एटीएम में? एटीएम तो आप लोग हमेशा यूज करते हैं, कभी भी पैसा निकालना तो एटीएम ही जाते हैं। अब तो बहुत कम लोग हैं जो बैंक जाते हैं, सब लोग एटीएम गए, वहां से पैसे निकाले, हो गया काम खत्म। तो बताइए कि एटीएम में टी स्टैंड्स फॉर क्या है? ऑप्शन है आपके पास ट्रांसफर, ट्रंक, टेलर एंड ट्रांजैक्शन। एटीएम में टी का क्या अर्थ है? ट्रांसफर, ट्रंक, टेलर एंड ट्रांजैक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, टेलर। क्या इसका करेक्ट आंसर? टी। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड
टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये होता है फुल फॉर्म एटीएम का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अ सिचुएशन वेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू इज नोन एज। ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, जो कि मैंने पढ़ाया था। बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस। तो अ सिचुएशन वेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू इज नोन एज। तो ऑप्शन है आपके पास मॉर्बिडिटी, डिवैल्यूएशन, डिफॉल्ट एंड द लास्ट ऑप्शन इज बजट डेफिसिट। एक ऐसी स्थिति जहां सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो डैश के रूप में जाना जाता है। तो कोई बताएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। मैंने बताया था बजट सरप्लस और बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट में क्या होता है, बजट डेफिसिट में क्या होता है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और रेवेन्यू कम होता है। एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और रेवेन्यू कम होता है। ठीक है, ये बजट डेफिसिट है। और बजट सरप्लस में रेवेन्यू ज्यादा होता है और एक्सपेंडिचर कम होता है। ये मैंने बता चुका हूं आपको, यहाँ पहले जो इकोनॉमिक टर्म पढ़ाया था उसमें ये चीजें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, कि बजट डेफिसिट में जो होता आमदनी ज्यादा है, आमदनी एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, मतलब खर्च ज्यादा है और जो आमदनी है वो कम है। जबकि बजट सरप्लस में जो आमदनी है वो ज्यादा है, खर्च कम है। तो आगे बढ़े, इसका डी आंसर है, बजट डेफिसिट इज द करेक्ट आंसर। यहां तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, 2012, 16, 14, 15। तो कोई बताएगा कब लॉन्च किया गया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम। काफी फेमस रहा ये प्रोग्राम, कि मोदी जी का कहना था कि हमें सब कुछ भारत में ही बनवाना है, मतलब कि जो बाहर से जो भी चीजें हम ला रहे हैं उनको कम करना है और हमें अपने देश में ही चीजों को बनाना है। जैसे कि पहले मास्क नहीं बनता था, लेकिन जब कोरोना आया और ये सब चीजें हुई तो इंडिया में मास्क बनने लगे। और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो कि इंडिया में बनने लग गई हैं। मोबाइल्स फोन बहुत कम थे, लेकिन अब इंडिया में मोबाइल्स फोन बनने लग गए। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था कब, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन सी, 2014। तो आगे बढ़े। व्हाट डज जीएनपी स्टैंड्स फॉर। अब ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर जरूर देना। कि ऑप्शन आपके पास ग्रामीण निगम परिषद, दूसरा है ग्रामीण निशक प्रमाण, तीसरा ऑप्शन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस। जीएनपी का अर्थ क्या है, ग्रामीण निगम परिषद, ग्रामीण निशक प्रमाण, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एंड सकल राष्ट्रीय, सॉरी इसका ट्रांसलेशन गलत है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों एक ही ऑप्शन हो गया, चलिए हटा दे, इंग्लिश में आप देख लीजिए। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस। तो मैंने बताया था पूरा जीएनपी, जीडीपी सब कुछ आपको बताया था कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। तो जीएनपी में क्या था, कोई बताएगा, सॉरी जीएनपी में क्या था कि इंडियन सिटीजन्स, किसी देश के हो सकते हैं, मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूं, भारत के निवासी वो कहीं से भी पैसा ला रहे हो, चाहे वो भारत में से ला रहे हो चाहे विदेश से ला रहे हो, उन सबको जो जोड़ के पैसा बनता है वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन सिटीजन फ्रॉम एनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। Goods and services produced by Indian citizens from any region of the world तो इसको जीएनपी कहते हैं। मतलब कि भारत के जो सिटीजन्स हैं वो इंडिया में तो हैं, उनको जोड़ेंगे, उसके अलावा जो बाहर के हैं उनको जोड़ेंगे।
जो बाहर में लोग हैं उनको जोड़ेंगे। इस टाइप से कैलकुलेट किया था, मैंने कल पूरे डिटेल में बताया था आपको कि क्या था। इसके अलावा मैंने बोला था कि जीएनपी में क्या होता है कि हमें एक और चीज देखनी होती है कि जैसे हमारे देश के लोग ला रहे हैं, ठीक है, वैसे दूसरे देश के भी तो यहाँ लोग होंगे, उनका जो कैलकुलेशन होगा वो अपने देश में होगा, तो उसको हमें अपने देश वाले से माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए इंडिया है, तो यहाँ कुछ यूएस के लोग होंगे, कुछ जापान के लोग होंगे और इंडिया वाले लोग होंगे, ठीक है। ये इंडिया है, ठीक है, ये यूएस है, यहाँ पे यूएस के लोग होंगे, ठीक है, इंडिया के लोग होंगे, जापान के लोग होंगे। तो जब जीएनपी कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि जब इंडिया का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ का लोग लेंगे, ठीक है, इसको जोड़ेंगे, और जो यहाँ इंडिया का है इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। इनके द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, समझ गया आप कि जब इंडिया का जोड़ेंगे तो यहाँ इंडिया में जो लोग हैं उनका, और जो यहाँ इंडिया यूएस में जो लोग इंडियंस हैं उन सब का जोड़ के जीएनपी हम कैलकुलेट करेंगे। ये है जीएनपी। जब यूएस का जोड़ेंगे तो यहाँ का यूएस वाला तो जोड़ेंगे ही, इसके अलावा जो यहाँ इंडिया में यूएस के सिटीजन्स हैं इनको ऐड करेंगे, मतलब ये यूएस और ये यूएस को कैलकुलेट करके फिर ये निकलेगा यूएस का जीएनपी। ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े। यहां सिंपल सा ये बताया है कि जीएनपी का फुल फॉर्म पूछा है, तो जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप उतना नहीं समझ पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखिए फुल फॉर्म क्या है, इससे ज्यादा फुल फॉर्म और थोड़ा बहुत आगे पूछेगा, बस इससे ज्यादा नहीं पूछ सकते। तो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम निकालने का इनमें से कौन एक तरीका नहीं है? तो कौन नहीं है? एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड, मैट्रिक्स मेथड एंड इनकम मेथड। कोई मुझे बताएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है मैट्रिक्स मेथड, वो इसका यूज नहीं किया जाता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड का यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा। एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट और इनकम मेथड का यूज किया जाता है, मैट्रिक्स मेथड का यूज नहीं करते हैं। The term microeconomics and macroeconomics were coined by। तो माइक्रोइकोनॉमिक्स और मैक्रोइकोनॉमिक्स जो शब्द है वो किनके द्वारा दिए गए थे? तो ऑप्शन है आपके पास एल्फ्रेड मार्शल, रैगनर नर्क्स, थर्ड ऑप्शन इज रैगनर फ्रिक्स एंड द लास्ट ऑप्शन इज जेएम केन्स। तो कोई मुझे बताएगा कि माइक्रोइकोनॉमिक्स और मैक्रोइकोनॉमिक्स जो टर्म है वो किनके द्वारा दिया गया था? देखिए माइक्रो समझते थोड़ा सा। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है कि छोटे टर्म में, मतलब इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स इस लेवल पे हम देखते हैं, जबकि माइक्रो जो है वो सारे इंडिविजुअल को मिला के एज ए होल के टर्म में हम देखते हैं चीजों को। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि एक ऐसी स्टडी है जो इंडिविजुअल लेवल पे होती है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, वो एज ए होल सारे इंडिविजुअल को जो मिला के एक चीज बनती है, जैसे कि जीडीपी हुई, वो सारे को मिला के बनी, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जबकि किसी इंडिविजुअल के इनकम, मतलब कि किसी पर्टिकुलर आदमी की इनकम की स्टडी जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ये दोनों में डिफरेंस है। जब एज ए होल देखते हैं, जीडीपी हुई या बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ, जब एज ए होल देखते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। जबकि इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान का बिहेवियर, उसके कितनी इनकम है, उसका क्या पूरा है लेखा जोखा, तो उस पे जब देखते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। तो इस टर्म को कौन पॉइंट किया था, किसने दिया था? तो ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट आंसर।
तो डी इसका सही आंसर है। जेम केन्स, इन्होंने माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द दिए थे। अगला जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ डैश। तो ऑप्शन है आपके पास सोशलिस्ट इकोनॉमिक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड ड्यूअल इकोनॉमी। आर्थिक नियोजन किसकी एक अनिवार्य विशेषता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोहरी अर्थव्यवस्था। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? जिसमें कि पूरी गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल रहता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? जो कि पूंजीवादी, मतलब कि जो बिजनेसमैन है उसके द्वारा जो पूरी इकोनॉमी होती है वो कंट्रोल रहती है। मिक्स्ड में ठीक है, कुछ गवर्नमेंट रखेगा, कुछ प्राइवेट, दोनों मिक्स रहता है इस टाइप से। ये पूरी इकोनॉमी है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग किसकी एसेंशियल फीचर है? वो है पहले की सोशलिस्ट इकोनॉमी की एसेंशियल फीचर है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द बीएसई इंडेक्स इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी स्टॉक्स? तो बीएसई इंडेक्स के बारे में बता चुका हूं आप। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, उसका जो सेंसेक्स है वो कितने स्टॉक्स पे बेस्ड है? ऑप्शन आपके पास 80, 100, 30, 50। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, 30 स्टॉक्स पे। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। बीएसई और एनएसई दो टाइप के हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब अगला क्वेश्चन है द 12th 5-year प्लान वाज ऑपरेटिव फॉर द पीरियड। तो 12वां 5-year प्लान जो था वो कब से कब तक था? ऑप्शन आपके पास 2010 से 15, 11 से 16, 12 से 17, 13 से 18। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोग बताइए। करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, 12 से 17। 12 से 17 तक लास्ट था ये 12th 5-year प्लान। इसके बाद 5-year प्लान खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद नीति आयोग आए, नीति आयोग आ चुका है। अब ये इंडिया में जो प्लानिंग होता है अब नीति आयोग द्वारा की जाती है। और ये जो 5-year प्लान वाला सिस्टम था वो मोदी जी ने खत्म करवा दिया है। तो आगे बढ़े। पहला 5-year प्लान 1951 से 56 था, फिर 56 से 61 था। ऐसे ही 12th 5-year प्लान तक हम लोग आए, 12 से 17 तक। लेकिन उसके बाद अब 5-year प्लान खत्म हो चुका है। अब नीति आयोग जो है वो प्लानिंग करती है। अगला क्वेश्चन है एट विच रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। ये मैं पढ़ा चुका हूं तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि एक्सप्लेन आप लोग करोगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्या कह रहा है कि आरबीआई बैंक को जब पैसा चाहिए, मतलब पैसा रखता है वो, ये है कमर्शियल बैंक, ये इसको पैसा दिया, ठीक है, तो वो किस रेट पे देता है बताओ आप? रिवर्स रेपो रेट पे। रिवर्स रेपो रेट पे जब आरबीआई देता है कमर्शियल बैंक को तो वो है रेपो रेट, ठीक है। लेकिन जब कमर्शियल बैंक देता है आरबीआई को तो रिवर्स रेपो रेट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नीति आयोग हैज बीन फॉर्म टू रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो अभी मैंने बताया आपको प्लानिंग कमीशन खत्म हो चुका है, अब नीति आयोग है जो कि पूरा प्लानिंग का जिम्मेदारी लेता है। तो ऑप्शन आपके पास प्लानिंग कमीशन, आईआरडीए, डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है प्लानिंग कमीशन, ठीक है। योजना आयोग को रिप्लेस किया नीति आयोग ने, ठीक है, 2014 में, ठीक है। आगे बढ़े। द मार्केट स्ट्रक्चर कॉल्ड मोनोपोली एग्जिस्ट वेयर देयर इज एग्जैक्टली डैश सेलर इन एनी मार्केट। तो इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा मार्केट है, ठीक है, कौन सा ऐसा मार्केट है, मान लीजिए, ठीक है, वेयर देयर इज एग्जैक्टली वन सेलर, तो जहां पे केवल देयर इज एग्जैक्टली वन सेलर, तो ऐसा मार्केट जहां पे केवल एक सेलर है तो उस मार्केट को मोनोपोली कहते हैं। समझ में आया आपको कि वैसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे केवल
एक सेलर है उसको मोनोपोली कहते हैं। क्लियर हो गई बात? The market structure called monopoly exists where there is exactly one seller in the market। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यू माल्थुसन थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। न्यू माल्थुसन थ्योरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, रिसोर्स स्कैर्सिटी एंड द लास्ट ऑप्शन इज इनकम। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है रिसोर्स स्कैर्सिटी। ठीक है, संसाधन की कमी से ये थ्योरी संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन है वेयर देयर इज ओनली वन बायर एंड वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड डैश सिचुएशन। तो अभी मैंने बताया था आपको कि जब एक सेलर है तो उसको कह रहे हैं मोनोपोली, लेकिन यहां पे कह रहा है ऐसा मार्केट जहां पे एक बायर है और एक सेलर है, तो इसको क्या कहेंगे? तो ऐसे मार्केट को क्या कहेंगे या ऐसे सिचुएशन को क्या कहेंगे? तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं बायलैटरल मोनोपोली। क्या कहते हैं? बायलैटरल मोनोपोली। ठीक है, जहां केवल एक बायर और एक सेलर है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन बी, बायलैटरल मोनोपोली। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इज इट्स। ये पूरा बता चुका हूं, मैं 2 बार बता चुका हूं, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि इसका करेक्ट आंसर आप लोग खुद बताओगे। तो ऑप्शन आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस रेवेन्यू इनकम, टोटल गुड्स रेवेन्यू, टोटल इनकम। किसी देश में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, सकल राजस्व, आय, कुल माल राजस्व एंड कुल आय। तो इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, गुड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। करेक्ट आंसर क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी जिसको कहते हैं। तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है पहले वाले सीरीज में, पहला जो इकोनॉमिक टर्म वाला वीडियो था उसमें। तो आप एक बार देख लीजिएगा वो वीडियो। तो ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आप एक बार हमारे सेशन को जरूर लाइक कर दें, ठीक है, इसको शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग